नमस्कार साथियों, आज हम पॉलिटिकल थ्योरी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण समकालीन विचार मल्टीकल्चरलिज्म यानी बहुसंस्कृतिवाद को विस्तार से समझेंगे। देखिए, ये विषय यूजीसी नेट, यूपीएचईसी, यूपीडीजीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप क्या रहेगा? हम इन 6 खास बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे, फिर इसके बड़े बड़े विचारकों को जानेंगे, अधिकारों के टकराव को देखेंगे, भारत और पश्चिम के मॉडल की तुलना करेंगे, आज की चुनौतियों पर नजर डालेंगे और हाँ, सबसे आखिर में परीक्षा के लिए एक क्विक समरी भी देखेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। देखिए, बहुसंस्कृतिवाद को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये विचार आखिर आया कहाँ से। ये कोई संयोग नहीं है कि ये विचार कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में ही पनपा। और इसकी वजह जानने के लिए हमें उदारवाद के मूल विचार को जरा कुर्देदना होगा। और यहीं पर पूरी बहस की जड़ छिपी है। एक तरफ है उदारवाद, जो कहता है कि सबसे अहम है व्यक्ति, एक नागरिक, बस एक नागरिक, उसकी कोई जाति, धर्म या पहचान नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ खड़ा है बहुसंस्कृतिवाद, जो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति की सामुदायिक पहचान, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, ये बहुत जरूरी है और इसे राजनीतिक मान्यता मिलनी ही चाहिए। बस यही वो वैचारिक खींचतान है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो आसान शब्दों में कहें तो बहुसंस्कृतिवाद आखिर है क्या? देखिए, ये एक राजनीतिक सोच है जो कहती है कि समाज में जो अलग-अलग संस्कृतियां हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनको पहचान मिलनी चाहिए, खास तौर पर अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों को। एक बात गांठ बांध लीजिए, ये रोटी कपड़ा मकान जैसे आर्थिक अधिकारों की लड़ाई नहीं है। नहीं, ये लड़ाई है सांस्कृतिक अधिकारों की, अपनी गरिमा की, अपने सम्मान की। और ये मांग अक्सर अमीर उदारवादी लोकतंत्र में ही उठती है। चलिए अब आते हैं उन बड़े नामों पर जिन्होंने इस पूरी बहस को एक दिशा दी है। एग्जाम के लिहाज से इनके जो मूल विचार हैं उन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है। इस पूरी बहस के केंद्र में अगर कोई एक विचारक है तो वो है विल क्यूमिल्का। ये कनाडाई दार्शनिक हैं और इन्होंने उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बीच एक पुल बनाने की, एक सामंजस्य बिठाने की बहुत ही जबरदस्त कोशिश की। किमलिका अपनी सबसे मशहूर किताब मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप में एक बहुत ही दिलचस्प बंटवारा करते हैं। वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक 2 तरह के होते हैं। पहले, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, यानी वो लोग जो इतिहास से ही उस जमीन पर रहते आए हैं। किमलिका कहते हैं कि इन्हें स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार मिलना चाहिए, जैसे कनाडा में क्यूबेक के फ्रेंच बोलने वाले लोग। और दूसरे होते हैं अप्रवासी समूह, जो बाहर से आकर बसे हैं। इन्हें अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए पॉलीएथनिक अधिकार मिलने चाहिए। इसका बढ़िया उदाहरण है कुछ देशों में सिखों को पगड़ी पहनने की इजाजत मिलना। लेकिन क्या किमल्का की बात से सब सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है एक और बहुत बड़े विचारक की, भीखू पारेख, जो किमल्का के पूरे मॉडल पर ही सवालिया निशान लगा देते हैं। भीखू पारेख अपनी किताब रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म में सीधे सीधे किमल्का के उदारवादी फ्रेमवर्क पर हमला करते हैं। उनका कहना है कि किमल्का का मॉडल तो सिर्फ नाम का मल्टीकल्चरल है, असल में तो ये हर संस्कृति को उदारवाद के चश्मे से देखता है, उसी तराजू पर तोलता है। पारेख कहते हैं कि ये नज़रिया गैर यूरोपीय समाजों के लिए ठीक नहीं है और हमें संस्कृतियों के बीच बराबरी के संवाद पर जोर देना चाहिए। तो इन विचारकों की बातों से एक बहुत बड़ी दुविधा, एक बहुत ही मुश्किल सवाल पैदा होता है। और वो सवाल है समूह के अधिकारों और व्यक्ति के अधिकारों के बीच टकराव का। सच कहूं तो यही इस बहस का सबसे पेचीदा हिस्सा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या होगा जब किसी समुदाय की कोई सांस्कृतिक प्रथा, जिसे बहुसंस्कृतिवाद के तहत सुरक्षा मिली है, उसी समुदाय के किसी व्यक्ति की आज़ादी को छीनने लगे। तब क्या होगा? प्राथमिकता किसे मिलेगी, समूह को या व्यक्ति को? इस मुश्किल सवाल का किमल्का एक बहुत ही साफ, एक उदारवादी जवाब देते हैं। वो एक रेड लाइन खींच देते हैं। वो साफ कहते हैं कि भाई, मैं पहले एक उदारवादी हूं और बाद में बहुसंस्कृतिवादी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि व्यक्ति की आज़ादी से कोई समझौता नहीं हो सकता। किसी भी सामुदायिक अधिकार का इस्तेमाल समूहों के अंदर के लोगों को दबाने के लिए कतई नहीं किया जा सकता।
और किमिलिका की इसी रेड लाइन पर भीखू पारेख का सबसे बड़ा हमला है। वो कहते हैं कि ये रेड लाइन तो असल में हर संस्कृति को एक यूरोपीय उदारवादी पैमाने पर जज करती है। ये सच्ची विविधता का सम्मान कहाँ हुआ? पारेख के मुताबिक ये तो उदारवादी सार्वभौमिकता है जिसे बहुसंस्कृतिवाद का चोला पहना दिया गया है। और यहीं से ये बहस शुरू हो जाती है कि क्या उदारवाद सच में यूनिवर्सल है या वो खुद एक खास संस्कृति की सोच है। चलिए अब इन थ्योरीज को किताबों से निकालकर असल दुनिया में देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि व्यक्ति और समूह के अधिकारों की ये जो कशमकश है वो अलग अलग देशों की नीतियों में कैसे दिखती है, और ये तुलनात्मक हिस्सा परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। दुनिया भर में हमें इसके अलग अलग मॉडल देखने को मिलते हैं। भारत का मामला बड़ा अनोखा है। यहाँ बहुसंस्कृतिवाद कोई बाहर से आई हुई पॉलिसी नहीं, बल्कि ये तो हमारे संविधान की नींव में ही है, जिसे हम आर्टिकल 29 और 30 में साफ साफ देख सकते हैं। वहीं पश्चिम में, जैसे कनाडा, वहाँ ये एक आधिकारिक नीति के तौर पर बाद में आई, खासकर आप्रवासन के जवाब में। और यूरोप में तो आज बहुसंस्कृतिवाद की मौत पर एक बड़ी गंभीर बहस चल रही है, जहाँ कई लोगों को लगता है कि इस नीति ने समाज को जोड़ने की बजाय और बांट दिया है। अब जरा आज के दौर की बात करते हैं कि आज मल्टीकल्चरलिज्म के सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां और आलोचनाएं खड़ी हैं जो इसके भविष्य पर ही सवाल उठा रही हैं। आज की तारीख में बहुसंस्कृतिवाद को कई तरफ से घेरा जा रहा है। एक तरफ राष्ट्रवाद की नई लहर है, दूसरी तरफ 9/11 के बाद से ये बहस तेज हो गई है कि ये मॉडल तो फेल हो चुका है, बल्कि अब इसकी जगह एक नया शब्द आया है, इंटरकल्चरलिज्म। ये सिर्फ संस्कृतियों के साथ साथ रहने की बात नहीं करता, बल्कि उनके बीच सक्रिय बातचीत और मेल जोल पर जोर देता है। इसकी आलोचना करने वालों में भी दो बड़े नाम हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। एक है नारीवादी विचारक सुसैन मुलर ऑकिन, जो अपनी किताब इज मल्टीकल्चरलिज्म बैड फॉर वुमेन में पूछती हैं कि कहीं समूह अधिकारों के नाम पर हम पितृसत्ता को तो मजबूत नहीं कर रहे, जिससे अल्पसंख्यक औरतों का नुकसान हो। और दूसरे हैं ब्रायन बैरी, जो कहते हैं कि ये संस्कृति की बहस हमें आर्थिक असमानता जैसे असली मुद्दों से भटका रही है। तो देखिए, हमला दो तरफ से हो रहा है। एक कि ये महिलाओं के लिए खराब है, और दो कि ये असली आर्थिक मुद्दों से ध्यान हटाता है। तो चलिए अब इस पूरी लंबी और गहरी चर्चा को परीक्षा के नजरिए से समेट लेते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि ये सारे जटिल विचार आसानी से याद रह जाएं। तो देखिए, एक पूरा फ्लोचार्ट बन गया है। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? उदारवाद की एक प्रतिक्रिया के तौर पर। इसके दो सबसे बड़े विचारक कौन? किमिलिका और पारेख। इसका सबसे बड़ा संकट क्या है? व्यक्ति बनाम समूह का संघर्ष। दुनिया में इसके मॉडल कैसे हैं? भारत बनाम पश्चिम। और आज इसके सामने क्या है? ढेर सारी आलोचनाएं और नई चुनौतियां। ये क्रम आपको परीक्षा में उत्तर लिखने में बहुत मदद करेगा। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ना चाहूंगा, जो इस पूरी बहस का निचोड़ है। क्या बहुसंस्कृतिवाद उदारवाद का ही एक जरूरी अगला कदम है, जो उसे और ज्यादा समावेशी बनाता है? या फिर ये उन यूनिवर्सल सिद्धांतों से एक खतरनाक भटकाव है जिन पर उदारवाद की पूरी इमारत खड़ी है? यूजीसी नेट, यूपीएचईसी, यूपीजीडीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने वाले सभी साथियों के लिए इन सभी बहसों को, इन विचारकों को और इस तुलनात्मक नजरिए को समझना कामयाबी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। यदि यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।